उससे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ एरर्स। सेटिस्फैक्शन, यूजर सेटिस्फैक्शन इज इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सेटिस्फैक्शन सर्वे। जैसे कि टास्क लेवल सेटिस्फैक्शन, कि अगर आपने यूज़र को टास्क दिया, टास्क वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी कोई फॉर्म फिल करना हो, मे बी कोई प्रोडक्ट बाय करना हो, मे बी किसी सर्विस को अवेल करना हो, तो यूज़र कितना इजीली, ईज ऑफ एक्सेस में उस सर्विस को या प्रोडक्ट को ले पा रहे हैं वहाँ से। ठीक है। सो टास्क लेवल सेटिस्फैक्शन इज evaluated by questionnaires and post assignment survey। तो आप उसमें यूज़र से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो कि भाई आपको कितना कंफर्टेबल लगा, या उसमें आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो उसके अंदर वो अपना आप रेटिंग बना दीजिए, जैसे 0 से 5 में आप रेट कराना चाह रहे हैं, या 0 से 10 में आप रेट कराना चाह रहे हो, उस तरह से। तो जैसे कि द मोस्ट वेल नोन पोस्ट टास्क क्वेश्चनियर आर एज फॉलोज, जैसे कि यूएमई मतलब यूजेबिलिटी मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होना चाहिए। सिंगल ईज क्वेश्चन, जिसको लोग शॉर्ट बोलते हैं SEQ। फिर क्या है, सब्जेक्टिव मेंटल एफर्ट क्वेश्चनियर, आप एक क्वेश्चन इसका डालेंगे। फिर है नासा TLX, नासा टास्क लोड इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ मेंटल एफर्ट, तो इसके 5 क्वेश्चंस। एंड आफ्टर सिनेरियो क्वेश्चनियर में 3 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये इनका सभी का शॉर्ट फॉर्म है, और ये नेक्स्ट आप इनका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देख रहे हैं। शिवा। जैसे कि टेस्ट लेवल सेटिस्फैक्शन की अगर बात की जाए, टेस्ट लेवल सेटिस्फैक्शन इज evaluated by providing a well defined questionnaire to every members toward the end of the test module। so the questionnaire utilize a SUS यानी कि सिस्टम यूजेबिलिटी स्केल, जिसमें 10 क्वेश्चंस हम लोग रख सकते हैं। SUPRQ, जिसमें स्टैंडर्डाइज यूजर एक्सपीरियंस परसेंटाइल रैंक क्वेश्चनर, जिसमें 13 क्वेश्चंस होने चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम यूजेबिलिटी क्वेश्चनर में 19, क्वेश्चनर फॉर यूजर इंटरेक्शन सेटिस्फैक्शन 24, एंड सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी मेजरमेंट इन्वेंट्री, जिसमें 50 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होने चाहिए। सो मेजर्स टू इम्प्रूव यूजेबिलिटी, आइडेंटिफाई फ्यू डेजिग्नेटेड यूजर, instruct the user to do delegated task with the design, examine what user do, what they do well, and where they experience problem with the user interface, be quiet and let the user speak out। मतलब आप टेस्टिंग के लिए दे दो और उनको खुद बताने दो कि क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करें। और जैसे होता है ना कि गेम जब बनाए जाते हैं तो लॉन्च करने से पहले घंटों उनको खिलाया जाता है, पहले लोग खेलते बैठ के, उनका काम ही है गेम के ऊपर एरर ढूंढना। तो जैसे बहुत सारे गेम आपने ऐसे देखो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर ना जगह जगह बग्स है, कि कई बार क्या होता है कि आपके सामने ओपोनेंट खड़ा हुआ है, वो आप पे गोली चला रहा है, लेकिन आप पर बुलेट का असर नहीं हो रहा है, तो गेम में ग्लिच है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जाने की उस कॉर्नर की टेस्टिंग नहीं हुई। या कई बार क्या होता है, बंदा चलते चलते फेंसिंग के आर पार निकल जाता है जबकि नहीं जा सकता, तो वहाँ पर ग्लिच हो गया। या कई बार आप फेंसिंग के ऊपर खड़े हो गए उसके अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स अलाउ नहीं करता, लेकिन वो गेम में पॉसिबल हो रहा है। तो यानी कई बार गेम के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक है, और वो बाद में फिर आती तो फिर वो इतना ध्यान देते नहीं, वो जान चुका है। लेकिन उससे पहले जितना हो सके गेम के अंदर सारे डूज एंड डोंट्स करके देखो, कहीं फिजिक्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रही कुछ चीज़ें। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे अभी जो कॉल ऑफ ड्यूटी के नए जितने भी आए हैं, या अभी स्नाइपर रिलेटेड है, उसके अंदर फिजिक्स का उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया। तो अब जो खेलने वाला होता है, तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर तरीके से दिमाग लगाते हैं। जैसे एक मूवी आई बाहुबली, बाहुबली मूवी में क्या, जब पार्ट 2 आया तो उसके बेटे को ना किले में एंटर करना था, ठीक है। अब वो फोर्ट में अंदर कैसे जाए, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसने क्या करा, जो आपके ट्री होते हैं उसके थ्रू वैसे उन्होंने गुलेल की तरह अपने आपको वहाँ से डिप्लॉय किया और सीधे जाके अंदर लैंड हो गए। तो कमाल की बात है, एक बंदे ने उसके ऊपर पूरी फिजिक्स लगा दी, उसे पूरी रिसर्च करी क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि बंदा वहाँ तक जा पाए कि नहीं। शायद मैंने वो संभाल के रखा था या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ।
पहुंचा रहे हो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है क्रिटिक्स तो आपको पकड़ेंगे ना। भाई एंटरटेनमेंट एक अपने अलग लेवल पर हो गया, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा मैथ का भी होना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या ये वास्तव में पॉसिबल है भी कि नहीं। तो पहले के टाइम में क्या था, जैसे लड़ाइयाँ होती थी, तो मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्टाइल तुम्हें, फायर बॉल तुम्हें दूर तक फेंकना हो, तो वो क्या करते थे, एक ना एक बार के ऊपर वो कुछ बनाते थे जहाँ पर आपका वो प्रोजेक्टाइल होल्ड किया जाए, और उसको इतना ज़्यादा टेंशन दिया जाता था, मतलब टाइट कर दिया जाता था कि जब वो झटके से छोड़ा जाता था तो बड़ी दूर तक जाता था वो। जैसे गुलेल का एग्जाम्पल है ना, गुलेल का सिस्टम क्या है भाई, जितना आप खींच सकते हो और जितना उसके अंदर इलास्टिसिटी होगी उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, और जब आप उसको छोड़ोगे उतनी स्पीड से जाएगा, है ना। अब बुलेट के केस में क्या होता है भाई, बुलेट के केस में गैस का काम है, जितना आपका नाल लंबा होगा, जैसे होता है ना राइफल की बुलेट बहुत दूर तक जाती है, लेकिन जो शॉर्ट गन होती है उसकी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, ये जो पिस्टल होती है उसकी और कम जाती है। तो यानी कि बुलेट को जितना दूर तक आप सीधा रख के भेज सकते हो उसके बाद वो उतना दूर तक जाएगी। तो इसलिए रिवॉल्वर जो होती है उसकी लेंथ कम होती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, राइफल की जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा दूर तक हिट करती है वो। प्लस उसमें बुलेट का भी रोल होता है कि भाई आपकी बुलेट कितनी जितनी हैवी होगी इतना दूर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस चीज़ के अंदर। तो चलो उसी तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि भाई अगर कोई यूज़र को आपने कुछ दिया है तो उसको आपने टेस्टिंग के लिए देनी है चीज़ें, वो टेस्ट करे, उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करे, आपने नहीं बताना है। आपको पता भी है मत बताओ, देखो कि कितने लोग उसमें से नोटिस कर पा रहे हैं उस प्रॉब्लम को, कितने लोग नहीं कर पा रहे। So, right time to work on usability before beginning the new design. Analyze the old plan. Test the rivals design, यानी कि जो आपके competitors हैं, to get cost effective information. Initiate a field study to perceive how users act in their common natural surrounding. Make proper models of at least one new design idea and analyze them. Improve the design concept. Test best after various iterations. Analyze every iteration. यानी कि आप जैसे होता है ईट स्लीप रिपीट, सो वैसे आप अपना डिज़ाइन बनाते जाओ और उसको टेस्ट करते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो कीजिए उसके अंदर, क्योंकि आप सोचें कि मैं बाद में करूँगा, उस बात के चक्कर में पता चला आपका डिज़ाइन ही फेल हो जाए। तो जो बेस्ट कर सकते हो वो आपको लेके आना है। जैसे अभी के टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखो इतना टफ कंपटीशन लगा हुआ है कि 15 लाख से नीचे की कार के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा फीचर घुसाए जाए, है ना। अभी मारुति को बताया उसका मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चला, तो उन्होंने क्या करा कि 10 लाख के अंदर स्विफ्ट डिज़ायर जो उन्होंने नया फेसलिफ्ट लॉन्च किया, 3 सिलेंडर इंजन कर दिया, लेकिन गाड़ी को 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में रेटिंग दिला के ले गए, ठीक है। सनरूफ भी ले आया, उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है, 360 कैमरा भी है, सारे जो एक मॉडर्न कार में फीचर मिलते हैं सारे फीचर उन्होंने उसमें डाल दिए, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि मार्केट आजकल जो चल रहा है वो लोडेड गाड़ियों का चल रहा है ना। क्योंकि इस ट्रेंड को लेके कौन आया है? एमजी हेक्टर। भाई सबसे पहले हेक्टर ने पूरी मार्केट हिलाई थी ना लोडेड कार के उसमें, अगर देखा जाए तो। नहीं तो फिर 30-40 लाख के सेगमेंट पाया करती थी। फिर उसका तो किया इंट्रोड्यूस हुआ, किया ने भी भाई सब ज़बरदस्त फीचर डाल दिए गाड़ियों के अंदर। वो बात अलग है उसकी इतनी सेल नहीं होती क्योंकि वो सीएनजी में डील नहीं करते, वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल में डील करते हैं। बट किया भी एक लग्जरी लाइन में देखा जाए तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ अपनी वो लोग बनाते हैं, ठीक है। बाकी तो अब मान लो कि आज के दिन में अगर कोई ब्रांड अगर अपनी कार के अंदर फीचर ना लेके आए तो रेस से ऑटोमेटिकली बाहर है, बंदा क्या करे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव द डिजाइन कॉन्सेप्ट, हमने देख लिया। इंस्पेक्ट द प्लान विद रिस्पेक्ट टू प्रूवन यूजेबिलिटी रूल्स इधर फ्रॉम प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस और पब्लिश्ड रिसर्च। वंस द फाइनल डिजाइन इज डिटरमाइंड एंड एग्जीक्यूटेड, चेक द फाइनल डिजाइन वंस मोर, ठीक है। फाइनल होने के बाद भी, एग्जीक्यूट होने के बाद भी एक बार फिर से इसकी क्यूसी जरूर करो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। कि कई बार क्या होता है कि जो बंदा डिज़ाइन पर काम कर रहा था उसको अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरा आता है एकदम से नज़र पड़ जा रही है ये गलत है इसमें, क्योंकि आप बहुत देर से उसकी चीज़ को देख रहे होते हो। स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, वो भी पता नहीं लगती कई बार हमें। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चलाओगे, इवन फोटोशॉप भी अगर चलाते हो, फोटोशॉप में हमें पता है टाइपिंग का काम बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वहाँ पर भी दिया हुआ है कि भाई एक बार लाइव जाने से पहले देख लो, पता चला प्रिंट हो गया पूरा डिज़ाइन और काम खराब हो गया। फिर क्या नेक्स्ट, डू नॉट पोस्टपोन यूज़र टेस्टिंग। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, अगर यूज़र टेस्टिंग नहीं होगी तो दिक्कत आएगी आपको। अनटिल द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड, यूज़र टेस्टिंग कराते रहो, ठीक है। तो हर बार यूज़र के फीडबैक कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है।
एक और चीज़ कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो यूज़र टेस्टिंग डिज़ाइन करने वाली टीम कभी नहीं करेगी, ठीक है। पता चल, तो आपने तो बनाया, आपको तो पता होगा कहाँ जाना है, एंड यूज़र को एक्सपीरियंस करने दो। यानी कि उसी कंपनी में कोई दूसरा डिवीज़न को दे दो जिन्होंने उस डिज़ाइन को पूरा बनने, रिसर्च से लेके बनने तक का प्रोसेस देखा ही ना हो, उनको एक्सपीरियंस करना वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उसके अंदर, फिर वो बताएंगे ना आपको कि भाई नहीं, ये नहीं समझ आया इसमें कैसे होगा, कहाँ से जाके होगा। तो यानी कि अगर यूज़र कंफ्यूज है, वो पूछ रहा है, तो यानी कि उस चीज़ को कहीं मुझे सामने लेके आना पड़ेगा जो आपने कहीं ऑप्शन किसी मेन्यू में छुपा दिया है, इस तरह की चीज़ें। सो समरी इसके अंदर आपको वही मिलेगा जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं। यूजेबिलिटी इज द डिग्री टू विच अ प्रोडक्ट कैन बी यूटिलाइज बाय पर्टिकुलर यूजर्स टू अकम्प्लिश इंडिकेटेड ऑब्जेक्टिव with effectiveness, efficiency and satisfaction in a predefined settings of utilization. In coordinated design groups, there won't be sufficient work for include a usability expert and devising usability tasks precede that purported strategies and essentially free accumulation of resources better comprehended as approaches. Usability is important because if a client cannot accomplish their objective efficiently, effectively, and in a satisfied manner, they are probably going to look for another options to achieve their objective. जिसके ऊपर मैंने आपको एक गूगल का भी एग्जांपल दिया था कि जब लोग गूगल में कुछ सर्च कमिट करते हैं तो आप तीन चार ही लिंक्स देखते हैं, क्योंकि एक को देखा नहीं मिला, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे, चौथे जाओगे, फिर अपना कीवर्ड चेंज कर देते हो। Learnability refers to how simple is it for users to finish important tasks the first occasion when they see the design. Next, productivity relates to evaluating how instant user can perform assignment once they have gained knowledge about the design. Memorability refers to how effectively user can restore capability when they revisit the design after a time of not utilizing it. तो लर्नेबिलिटी एंड आपका मेमोरेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको जैसे एटीएम मशीन का दिया, या जैसे आपका नेटफ्लिक्स, मैंने आपको डिज्नी हॉटस्टार का दिया। तो मतलब कि आप आज चला रहे हो, 2 महीने बाद चलाओ, फिर आप बहुत इजीली चला लो, तो आपको पता है किस तरह से कैटेगरी में जाना है, कौन सा मुझे जॉनर ढूंढने हैं, उसके बाद किस तरह से टैप करके मुझे। अब देखते हो कि उन्होंने जब मूवी फुल स्क्रीन चल रही होती है तो उन्होंने कितना बढ़िया कंट्रोल दिया, लेफ्ट थंब के ऊपर ब्राइटनेस वगैरह का कंट्रोल और राइट थंब के ऊपर उन्होंने वॉल्यूम का कंट्रोल दिया हुआ है। क्योंकि वही जब आप मूवी एक्सपीरियंस करो तो आप इस तरह से पकड़ोगे, तो यानी कि चारों फिंगर आपकी डिस्प्ले के नीचे, अंडर डिस्प्ले तो फिंगर ही फ्री, आपका थंब ही फ्री होता है। तो अप एंड डाउन से आपका ब्राइटनेस लेफ्ट पर और वॉल्यूम राइट हैंड साइड पर उन्होंने कंट्रोल दिया हुआ है। और अगर आप राइट हैंड साइड पर थंब 2 बार टैप करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, लेफ्ट पर करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, है ना। तो थंब से ही उन्होंने सारे ऑपरेशन उसके अंदर सक्सेसफुल कराए हुए। और इसी पर अगर आप सिंगल टैप करते हैं मिडिल में तो आपका वीडियो पॉज एंड प्ले हो जाता है ना। तो ये सारे फीचर्स आपके पास हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन रेफर्स टू हाउ कन्वीनियंट इज इट टू यूटिलाइज द डिज़ाइन. इट इज़ क्रिटिकल टू एनालाइज यूजर exclusively and let them handle any issues themselves. The best option to a brilliant UX is to begin user analysis ahead of schedule in the plan procedure and to continue testing consistently. So पहला स्टेप अपना कॉम्पिटिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटर के डिज़ाइन को आप एक एक स्लाइड निकाल लो, चला लो, पहले उसको देख लो। आज के जो मार्केट में जैसे प्रोडक्ट जो बनते हैं ना, तो क्या करते हैं कि भाई कॉम्पिटिटर ने क्या बनाया, खरीद लो एक। लोग उसका पूरा ब्रेकडाउन निकाल लेते हैं, पूरा खोल के इसके रिसर्च कर लेंगे, R&D करेंगे, फिर अपना कुछ नया डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स वगैरह जो बन रहे हैं उसके अंदर भी सेम ही होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ कुछ चीज़ें आप देखें, ठीक है। अब जैसे वो देखते हो साउंड बार वगैरह जो आता है, तो साउंड बार में एक बूफर भी होता है। तो स्टार्टिंग में जब वो मार्केट में आने स्टार्ट हुए तो लोगों ने 2 पैकेज बनाए उसके, मतलब अलग अलग।
कि साउंड बार अलग और बूफर अलग। फिर बाद में कहा एक ही बॉक्स में दोनों आने लगे। या जैसे आप यहाँ देखो, अगर पिज़्ज़ा की किसी को सिंगल एक स्लाइस बाय करनी हो तो हाथ भी गंदा ना हो, उसी के अंदर उन्होंने कैरी करने का सिस्टम बनाया हुआ है। यानी कि जब आप बाहर निकालोगे तो उसके साथ ही वो निकल के आएगा। पैकेजिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और चीज़ें कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देखो फ्रेंच फ्राइज की पैकेजिंग, यानी कि आप केचप जो है कहीं किसी उस पर सरफेस पर डालते हो, उससे अच्छा साइड में उन्होंने बकेट बना दिया है ना। एक गुड यूज़र एक्सपीरियंस है, यानी कि आप ओनली को चलते चलते खा सकते हो। अब नहीं तो क्या होगा, एक हाथ में अगर आप ये पकड़ोगे, हाथ में सॉस का क्या पकड़ोगे तो उठाओगे कैसे, है ना। तो समझ में आ रहा है यूजेबिलिटी, यानी कि आप चीज़ें, अब जैसे एक ये है यहाँ पर कि भाई आप इस तरह से डालो तो हाथ खराब होंगे आपके फिर अगेन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें हैं कि आप कितना एंड यूज़र के ऊपर रिसर्च करके चीज़ों को बना रहे हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बनाओ, अब ये मैगडी का है नहीं, ये किसी का सजेशन है कि ऐसा कुछ यूनिक पैकेजिंग डिज़ाइन किया जा सकता है ना। और कुछ नोटिस करते हैं, एक देखते हो एक चिप्स का पैकिंग आती है जो फ्रिंगल करके आता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आते हैं चिप्स, उसी के प्रिंगल्स के आते हैं ना, हाँ वही है। तो वो उन्होंने बड़ा सोच सोच के, भाई उन्हें पता है कि भाई हमें 100 रुपये का डब्बा बेचना है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उसमें चिप्स टूट जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा क्लेवरली उसको एक सिलेंड्रिकल शेप में डाल दिया। अब चाहे वो कितना ही रोल हो, लेकिन चिप्स खराब नहीं होगा, है ना। अब बना देते लेस जैसा, उसके अंदर नाइट्रोजन भर के, तो क्या होता है वो सारे डैमेज हो जाते हैं, बड़े फाइन स्लाइसेस होती है उसकी, बड़ी पतली पतली। ठीक है, और इसके ऊपर हम चलो कुछ ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होंगी तब तक ना हिट नहीं होती। अब सभी लोग फ्रेंच फ्राइज रखने का एक ही जैसा बनाते हैं, तो कुछ अलग होना चाहिए ना। और किया जा सकता है, क्या होगा पैकेजिंग की थोड़ी सी आपका पैसे बढ़ जाएंगे, फिर आप वैसे तो प्रोडक्ट के रेट बढ़ाते ही हो, उसको थोड़ा और कन्वीनियंट कर दो। जैसे मैगडी ने अपना ऑलरेडी, जैसे होता है ना कोल्ड ड्रिंक अगर आप लेके जाते हो टेक अवे फॉर्म में, तो वो एक पेपर को फोल्ड करके बना के देते हैं। तो उसी का भी ना एक बहुत अच्छा शायद मैं एग्जांपल, ये यूएक्सडी प्रोसेस एंड वर्क फ्लो। So a design process that concentrate on fulfilling user requirements and need, an interactive design approach that focuses on developing an understanding of user requirement. The four phases are: first step, designers try to figure out the context in which a system may be used. Second step, the user requirement and are detailed out. Third step, the actual designing is done, and fourth step is the design is evaluated. तो यानी कि एक डिज़ाइन के 4 फेजेस हो गए हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट जाने की जगह पहले आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को फिगर आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू यूसीडी, यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन इसको हम लोग बोलते हैं, या ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन बोलते हैं। सो यूसीडी is for the users and by the users, also known as human centered design process. Some methods are implemented in UCDR like facilitate interdisciplinary work, involve all relevant team members, conduct cost benefit analysis and manage design iterations. So principle of USD, early focus on user and task like structure and systematic information gather करेंगे पहले, then having designers trained by experts. Then empirical measurement and testing of product usage, like concentrate on ease of learning and ease of use and test prototype with real user. Imagine यानी कि पर्सोना काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने बनाया एक जेन्युइन रियल लाइफ में बंदे को हैंड ओवर करो ताकि आपको फीडबैक मिले वहाँ से। फिर क्या था इंटरेक्टिव डिज़ाइन, डिज़ाइन मॉडिफाई एंड टेस्ट द प्रोडक्ट रिपीटेडली। क्योंकि आप अगर एक चीज़ को 10 बार चलाओगे तब शायद आप उसके अंदर वो प्रॉब्लम को ढूंढ पाओगे, नहीं यार इसका कुछ और बेहतर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कार और बाइक के एक्सपर्ट नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, आपको अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी दी जाएगी आपको वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन आप एक एक्सपर्ट हो, आप पिछले 10 साल से 15 साल से गाड़ी चला रहे हो, आपको कोई गाड़ी दिखाई जाएगी, आपको चलाने के लिए टेस्ट ड्राइव देगा, 2 मिनट पकड़ लोगे उसमें क्या क्या कमी है ना। सो वैसे ही जब आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे मल्टीपल टाइम, आप उसको चला के देखो तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स पता चलेगी। तो जैसे मार्केट में ना एक फ्लैप फ़ोन बड़ा फेमस हुआ बहुत पहले, जब कीपैड वाले चलते थे, बंद हो गया क्योंकि फ्लैप की लाइफ नहीं होती थी। अच्छा गिर गया तो डैमेज तुरंत हो जाता, फ्लैप अलग बेस अलग,
उसके अंदर बड़ी बैटरी नहीं डाल सकते तुम लोग। अब मार्केट में नए फ्लैप फिर से है, सैमसंग ने बहुत हाई लेवल पर इंट्रोड्यूस किया अपना जी सीरीज फोल्ड करके ना, लेकिन सैमसंग का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन सब में जो सबसे तगड़ा निकाला वो निकाला टेक्नो ने। टेक्नो ने इतना ज़बरदस्त निकाला कि अगर आपका फ़ोन फ्लैप हो सकता है, फ़ोन को फ्लैप करके उसने एक पेपर डाला बीच में, उस पेपर के ऊपर उसने फ़ोन का पूरा वेट लिफ्ट करके दिखा दिया। सैमसंग वगैरह का फ़ोन उसमें से निकल जाता है, लेकिन टेक्नो का नहीं निकलता। हाँ दिखा सकता हूँ, बंद कर। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव डिज़ाइन। तो पेपर यानी कि अपने मोकअप बनाना है, इसके अंदर कोई डिटेलिंग कलरिंग नहीं करना है, ठीक है। यानी कि जो ग्रे स्केल हमारे प्रोटोटाइप होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको लोग बोलते हैं टेक्निकली लो फिडेलिटी इमेजेस पे आओगे तो लो फिडेलिटी हम लोग पेपर वाला ही बना सकते हैं, या फिर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी जाके बना सकते हैं, इस तरह के जो हमारे होते हैं। तो इसमें कोई ग्राफिक रियल कलर वगैरह इस पर टाइम नहीं लगाना है, पहले सिंपल चला चला के देखो, ठीक है, कि क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। पता चला तुम लगे हो पूरी मेहनत करने में, क्लाइंट आगे बोले ये भी हटाओ ये भी हटाओ, टाइम वेस्ट अननेसेसरी। तो इसी को हम बोलते हैं लो फिडेलिटी। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप देखते हो जिसमें कोई डिटेल नहीं होगा, लेकिन वर्क फ्लो होगा कि यूज़र कहाँ कहाँ लैंड होगा आफ्टर क्लिकिंग, ठीक है। जैसे अगेन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइव डैशबोर्ड, सेटिंग, कैलेंडर, इवेंट, इस तरह की चीज़ें। तो डिटेल नहीं, सिर्फ एक फ्लो, एक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वायर फ्रेम। तो आगे चलते हैं। तो ये जब चीज़ें हो जाए उसके बाद हमें डिज़ाइन वगैरह के उस पर पार्ट पर आना था। इसका ना एक पूरा प्रोसेस है। तो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप यूजेबिलिटी गाइड किया है। जैसे कि पहला स्टेप क्या है, प्लान, एनालाइज, डिज़ाइन एंड टेस्ट एंड रिफाइन। अब इस फ्लो के अंदर भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे फ्लो बने हुए हैं। तो यानी कि जब प्लान की बात होगी तो एक प्लान डेवलप होगा, इन बिटवीन हो सकता है राइट अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो भी हेड करेगा उस प्रोजेक्ट को, असेंबल प्रोजेक्ट टीम, देन यहाँ से अगेन इन बिटवीन हायर अ यूजेबिलिटी स्पेशलिस्ट जो यूजेबिलिटी को चेक करे, और होल्ड किक ऑफ मीटिंग, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एनालाइज के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होगा, एवेल्युएट योर करंट साइट, लर्न अबाउट योर यूजर, कंडक्ट टास्क एनालिसिस, डेवलप परसोना, राइट सिनेरियो, सेट मेजरेबल गोल, कि किन के बेसिस पर आप अपनी एप्लीकेशन को जज कर रहे हो। और उसके बाद हम कहाँ चले आते हैं फिर, डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन में डिटरमाइन साइट रिक्वायरमेंट कि हमें क्या क्या चाहिए, कंडक्ट अ कंटेंट इन्वेंट्री, परफॉर्म कार्ड शॉर्टिंग। अब आपने जो कार्ड बनाए हैं इस तरह से रफ, तो उसमें से कौन कौन से कार्ड हमने उसमें से शॉर्ट लिस्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन आइए, आइए बोले तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ये क्या होता है, पूरा एक फ्लो होता है। तो ये भी अपना फिग्मा के अंदर बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर टूल दिया हुआ है इसको बनाने का। नेक्स्ट क्या है, राइट फॉर द वेब, देन यूज पैरेलल डिजाइन, डेवलप अ प्रोटोटाइप एंड लॉन्च साइट। जब साइट लॉन्च होगी तो टेस्टिंग हो जाएगी, तो टाइप ऑफ इवेल्युएशन, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंट एंड रीटेस्ट। अब यूजेबिलिटी में अगेन एक आप कोई प्लान बना सकते हो, एक नया सिनेरियो जिसमें आप प्रिपेयर टेस्ट कर सकते हो, देन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट अपनी वहाँ से जनरेट कर सकते हो सकता है कि टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप देख सकते हो ये यहाँ से लौट के आप पूरे प्लान तक भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी जाना पड़ सकता है, या फिर बीच के किसी स्टेप पर जाके वो प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। हो सकता है कि एंड में जाके पता चला कि एग्जीक्यूशन ही गलत हो गया प्रोजेक्ट का, तो वहीं से फिक्स होगा सारी चीज़ें, फिर से वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी, फिर से आप लाके इसकी टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो इसलिए अगर सही से एक एक स्टेप फॉलो कर रहे हो तो डिज़ाइन गलत नहीं होगा, और अगर सीधे ही लिया भी फिग्मा एक्स उठाया बनाना चालू किया तो गलती होगी ही होगी, क्योंकि आप जब भी कोई डायरेक्ट डिज़ाइनिंग में जाते हो, यानी कि डिज़ाइन का आइडिया ऑलरेडी आपके दिमाग में कहीं से इंस्पिरेशन है, उसको लेके आप बना रहे हैं। अगर नया कुछ बनाने जाओगे वो उसमें आपको फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल यूसीडी क्या होता है, कंसिडरेट, कलेक्टिव, पॉजिटिव एंड एक्सपेरिमेंटल
So created using the following steps: have clear objectives, focus on audience, frame right questions, users come first. ठीक है, यानी कि जो भी बना रहे हो वो यूजर ने ही चलाना है, तो यूजर को ध्यान में रख के बनाओ। मुझे क्या अच्छा लग रहा है बीइंग अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, वो नहीं। ठीक है, यूजर को क्या पसंद आएगा वो चीज़। जैसे कहता ना भाई, मेरे को तो अपने क्लाइंट कहता है भाई मुझे अपने एंड यूजर के लिए कुछ इस तरह का चाहिए, तो डिजाइनर क्या कहता है, पागल है, इसको कुछ पता ही नहीं है, मैंने इतना बढ़िया डिजाइन बना के दिया था। फिर इसका एंड यूजर कंज्यूम ही वही कर रहा है, तो डिजाइन क्यों चेंज करोगे आप, है ना। तो जैसे मेरे साथ एक केस स्टडी जुड़ी है, मैंने एल्फी वालों को बोला कि भाई आप अपना पैकेजिंग बदलो, बड़ा बेकार सा है कंपैरेटिवली पीडी लाइट जो उसका फेविक्विक आता है। वो कहते नहीं बदल सकते। मैंने कहा जी उसकी पीछे कहानी बताओ। तो वो कहते भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेबर क्लास यूज़ करती है। ठीक है, मैंने कहा जैसे एग्जांपल, तो कहते हैं भाई जैसे किसी को टायर फट गया, किसी का पंचर लगाना हो, तो वो लोग उस बॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए उनके प्रोडक्ट पर एल्फी पर ना हिंदी में उर्दू में लिखा होता है चीज़ें। मैंने उनको बोला था कि उसको इंग्लिश में किसी और चीज़ में कर सकते, कहते नहीं उसी में रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं किया जाएगा। तो एंड यूज़र की जो उसकी पहचान है मार्केट के अंदर, वो उसको देख के पहचाना है भाई ये एल्फी है। तो उनका पूरा का पूरा हमने रिडिज़ाइन किया था सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ वैसी की वैसी ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव से नहीं पता था, लेकिन जब आप मिलते हो क्लाइंट से या फिर उसके एंड यूज़र को जब आप समझते हो तब पता चलता है वो क्यों रखा गया है। नेक्स्ट, ट्रैक द फीडबैक, क्रिएट एग्जैक्ट प्रोटोटाइप, डिज़ाइन एज अ टीम, इम्प्लीमेंट इन एक्शन। ठीक है, अब डिज़ाइन एज अ टीम वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐप को कोई एक बंदा नहीं बना रहा होता। जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो हो सकता है एक ऐप के ऊपर 5 लोग काम कर रहे हो, जो कि अकेला बंदा बनाएगा वो तो 2-3 महीने खाली डिज़ाइनिंग भी निकाल देगा। और यहाँ तो मैंने आपको बताया कि 2-2.5 लाख रुपए आपका डेवलपर कॉस्ट कर रहा होता है, एप्लीकेशन का टोटल मिलना ही मुझे कुछ रुपए, और कॉस्टिंग आगे मेरी उससे ज़्यादा उसमें, तो फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान हो गया ना उल्टा ऐप बना के, तो है ना। तो इसलिए काम को इस तरह से डिवाइड करो कि सब लोग कर पाए, और दूसरा सभी लोग सेम लेवल पर हो। ये नहीं कि आप अपनी अलग टाइपोग्राफी चला रहे हो, अपनी अलग कलर स्कीम चला रहे हो, जब फाइनल एक जगह असेंबल करने का नंबर है तो किसी का किसी में मैच ही नहीं हो रहा चीज़ें, अरे तुम्हारा फॉन्ट साइज गलत है। यानी कि जब वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टीम लीडर का काम क्या होता है कि वो सबको गाइडलाइन पहले ही दे दे कि क्या फॉन्ट जाएंगे, क्या फॉन्ट साइज होगा। तो क्या होता है, एक बंदा जो होता है टीम के अंदर उसका काम होता है लाइब्रेरी बनाना, जो कि एसेट्स बनाएगा सिर्फ और सिर्फ, जो भी एलिमेंट उसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हो ना आइकन्स, हम बनाना सीख लेते हैं, लाइब्रेरी आज के में अवेलेबल है, लेकिन कई बार बिल्कुल कस्टम बनाने होते हैं जो सिर्फ उस ऐप में ही मिलेंगे और कहीं है ही नहीं वो। तो वो काम कोई ना कोई ग्राफिक डिज़ाइनर कर रहा होगा जो लाइब्रेरी में डालता जाएगा, और लोग जितने भी काम करेंगे लाइब्रेरी पूरी टीम से शेयर हो जाती है, सभी लोग उसी में यूज़ करते हैं उस चीज़ को। सो अगर हमारा ये प्रोसेस क्लियर है तो हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेस्ट वे टू एवेल्युएट द बेनिफिट्स ऑफ यूसीडी, अवॉइड मिस्टेक आइडेंटिफाइड बाय आईईई, ये हम लोगों ने लास्ट प्रेजेंटेशन में समझा था। टू प्रिवेंट प्रोजेक्ट फेलियर, अडॉप्ट द 10% रूल रिकमेंडेड बाय एचएफआई। नेक्स्ट, कैलकुलेट कॉस्ट रिलेटेड टू एरर्स, जैसे कि नंबर ऑफ एरर मल्टीप्लाई एवरेज रिपेयर टाइम, कि भाई अगर कोई एरर आया तो मान लो 10 मिनट लगे, है ना, देन उस बंदे की क्या सैलरी है, और उसको अगर 10 मिनट लगे तो उसका पहले 30 डेज में डिवाइड करो, फिर पर डे का निकल के आएगा, पर डे से फिर उसका मिनट्स में उसको कर लो, घंटे में कर लो। तो ये क्या पता चला भाई, नंबर ऑफ एरर्स, एवरेज रिपेयर टाइम, एम्प्लॉय की कॉस्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने लगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेविंग कितनी करी आपने। कैलकुलेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, नंबर ऑफ चेंजेस कितनी बार क्लाइंट करा रहे हैं। तो देखते फिलहाल सब हम लोग किसी के लिए कहते हैं भाई बदल दो, आप बदल देते हो, वो कहता नहीं अभी नहीं अच्छा लगा फिर चेंज करो। क्यों, क्योंकि तुम लोग कभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करते उसके साथ। वो सोचता है कि मैंने बंदे को खरीद लिया, मैं 10 बार क्या 20 बार चेंज कराऊंगा। वही प्रोडक्शन में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में साफ लिख जाता है 2 ही करेक्शन होंगे, तो क्लाइंट पहला भी नहीं करवाता, वो कहता दूसरा बचा के रखूंगा के लिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। अगर आप ये कैपिंग नहीं लगाओगे वो तो क्या देगा कि बदल दो, अच्छा नहीं लग रहा बदलो, और तुम डिज़ाइन ही बदलते रहोगे, फाइनल कभी होगा नहीं। तो इसलिए प्रोडक्शन में काम जल्दी भी होता है और पैसा भी ज़्यादा जाता है ना। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ चेंजेस, एवरेज आवर्स पर चेंज, कॉस्ट ऑफ डेवलपर एंड 4 इफ लेट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कॉस्ट सेविंग फिर यहाँ पर निकल गएगी। देन फिर क्या था, कैलकुलेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी,
भाई कितना टाइम सेव किया, एम्प्लॉय की कितनी कॉस्ट लगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने लगे, टोटल आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। मैंने बताया था ना कुछ लास्ट क्लास में भी कि भाई सीधी सी बात है, एक ऐप को बनाने के मुझे 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, और 4 लाख रुपए की ऐप के अंदर भाई जो कंपनी का ऑनर होगा वो प्रॉफिट भी तो निकालेगा ना अपना। तो मैं तुम्हें ये तो फ्री हैंड दूंगा नहीं भाई, तुम आराम से 4 महीने में बनाओ उसको। और जो बंदे पैसे लेके जा रहे हैं वो 10 लाख से ऊपर लेके जा रहे हैं उसके अंदर, तो मुझे ऐप के अंदर क्या बेनिफिट होगा भाई, है ना। तो टाइमलाइन इतनी श्रिंक कर दी जाती है भैया, 15 दिन में खत्म करो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, दिन लगाओ रात लगाओ करके उठना है शाम को यहाँ से, तो काम अपना जल्दी हो जाता है। और जहाँ फ्रीडम दे कर लो आराम से, तुम महीने क्या तुम 2 महीने लगा लो तो काम कभी खत्म नहीं होगा। फिर क्या आता है, यूसीडी लाइफ साइकिल इन मोबाइल, एक्सेस द करंट सिचुएशन, एक्सेस whether a fully functional mobile app or website is really required, analyze if user need a small section of functionality on the mobile। तो जितने भी जनरली स्टार्टअप्स होते हैं वो कभी भी ना मोबाइल ऐप लॉन्च नहीं करते, वो पहले क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट या वेब ऐप लेके आते हैं। भाई सीधी सी बात है, मैं जो कॉन्सेप्ट मार्केट में लाना चाह रहा हूँ उसमें लोग इंटरेस्टेड है भी या नहीं, तो वो तो जब लाओगे लोगों से तभी तो पता चलेगा, अगर लाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। है ना। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज मोबाइल फीचर्स। अच्छा हाँ, हम लोग वेब ऐप के बारे में लोग बात कर रहे थे। तो वेब ऐप क्या होता है कि जैसे ये फैसिलिटेट करता है एक यूज़र को कि भाई आप बिना ऐप के भी मेरे को एक्सेस कर सकते हो। जैसे स्विगी का ऐप भी आता है, स्विगी का वेब ऐप भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के पास आईफोन तो अवेलेबल होता है लेकिन वो 128 GB वाला चला रहे थे, नाम किसको बाहर से क्या होता चल रहा है, कितने GB का चला रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन टाइम की उसमें क्या होता है, स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो या तो क्लाउड खरीदो, और क्लाउड का फिर हर महीने का एक अपना चार्ज है। तो क्या होता है कि आप एक लिमिटेशन में फंस गए। तो वेब ऐप ऐसे लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, यानी कि आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना, आप डायरेक्ट बिना ऐप को इंस्टॉल किए सीधे सीधे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे स्विगी एक आपका वेब एप्लीकेशन अवेलेबल है, जनरली जितने भी फैंटेसी गेम आते हैं जो ब्राउजर बेस्ड होते हैं उनको आपको इंस्टॉल नहीं करना, तो सीधे सीधे वहीं प्ले हो जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, वेब ऐप के अंदर आते हैं चीज़ें इस तरह की। तो जब भी हम लोग कोई एक स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप मोबाइल में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है एप्लीकेशन में, क्योंकि एक ऐप को बेकार से बेकार भी आप बनाने जाओगे 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए, इतना खर्चा आता है। तो भाई 10 लाख रुपए में तो मैं एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी लगा सकता हूँ, एक वेबसाइट भी बना सकता हूँ, उसके लिए मैं एक मैन फोर्स भी खड़ी कर सकता हूँ, और मेरा अगर चल गया कॉन्सेप्ट फिर मैं आगे जो मर्जी करूँ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे तो चलिए वापस आते हैं। कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सो नेक्स्ट है ये वाला भी हो गया तुम्हारा, ठीक है, अंडरस्टैंड द यूज़र, जिसमें हम लोग मोबाइल कॉन्टेक्स्ट की बात करें। तो जैसे क्या होता है ना कि एक लिमिटेड एरिया में भी हो सकता है किसी एंड यूज़र को रिस्पॉन्सिव वे में एक्सेस करना, बाकी सारा काम उसका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट से चल रहा है। तो हर जगह पर ऐप को लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ऐप यूज़र कौन डालता है जहाँ पर उसको एक ही जगह पर मल्टी ब्रांड के साथ सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे फूड के केस में देखा जाए तो आप लोग क्या रखते हो, जोमेटो रखते हो अपने फ़ोन में, स्विगी रखते हो। बेनिफिट क्या है भाई, एक ही जगह से आप सारे आउटलेट अपने स्कैन कर लेते हो, है ना। अब कमाल की बात है, देखो मैकडोनल्ड का अपना खुद का डेडिकेटेड ऐप आता है, लेकिन मैकडी की अपनी ऐप से उतनी सेल नहीं जितना जोमेटो और स्विगी से आती है जो ऑर्डर उससे होता है। डोमिनोज का अपना डेडिकेटेड ऐप है, लेकिन फिर भी उसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो प्लेस होते हैं वो वहाँ से आते हैं। या फिर जोमेटो सॉरी डोमिनोज को लोग डायरेक्ट ऑर्डर कॉल करके प्लेस करते हैं, समझ गया। तो ये मेरा खुद का रिसर्च सर्वे किया हुआ है, मैंने खुद जाके इनसे लोगों से बात की, भाई तुम्हारे पास ऑर्डर का सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। तो वो कहते हैं हमारे ऐप पर सबसे कम या तो कॉल के थ्रू, सेकंड या नंबर 1 आपके जो ये एप्लीकेशन अवेलेबल हैं उनके थ्रू पहुँचता है। तो इसी चक्कर में क्या होता है, जैसे आप अरीना कब ज्वाइन किया था ये वाला सेंटर, जनवरी में इसी साल। हाँ, तो अगर 2022 की हम लोग बात करें तो 2022 तक क्या होता था, नीचे KFC का बाइक ही बाइक हुआ करती थी, KFC की अपनी खुद की, है ना। लेकिन क्या हुआ बाद में, धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रांग हो गए कि इन्होंने इनकी सर्विस को ही ख़त्म कर दिया।
तो आज के डेट में KFC डिलीवरी देने नहीं जाता, मैकडी फिर भी जाता है आज भी, ठीक है, लेकिन KFC नहीं देता। KFC के सीधे आउटलेट से ऑर्डर पिक होते हैं, सीधे डिलीवर होते हैं। अब KFC को कोई बंदा नहीं आता घर पर डिलीवर करने, उन्हें समझ में आ गया भाई बंदे दुकान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो नहीं तो क्या होता, नीचे 15-20 बाइकें ऐसी खड़ी रहती थी हमेशा रोड को जाम करके, ये सिस्टम था, फिर वो खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, जैसे बीकानेर पर अगर देखोगे तो उनके पास एक आउटलेट पे 2-3 बंदे जो अंदर काम करते हैं वही डिलीवरी करते हैं, क्योंकि पता ज़्यादातर ऑर्डर जाएंगे वो जोमेटो से या फिर स्विगी से आएंगे, तो उनके अभी सेम सिस्टम है। नहीं तो पहले उनके पास ही बाहर देखो स्कूटर बाइकें खड़ी रहती थी। एक्सपीरियंस करो इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं उस सब चीज़ को। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो जैसे आप फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो मल्टी ब्रांड हमें वहाँ मिल जाते हैं, अगर आप अमेजोन पर आओगे वहाँ आपको मल्टी ब्रांड मिल जाएंगे, अगर आप जेप्टो पर आओगे, ब्लिंकिट पर आओगे, सब कुछ तो मिल रहा है ना। तो ऐसे ऐप को लोग इंस्टॉल करना पसंद करते हैं, जहाँ 1-on-1 इंटरेक्शन वहाँ पर लोग कम जाना पसंद करते हैं। इसको हम लोग सिर्फ बैंकिंग के केस में प्रेफर करते हैं। अब जैसे एक बड़ी कमाल का वो है कि आप जोमेटो से जब ऑर्डर कोई प्लेस करते हो तो जोमेटो से एक स्टोर से ही ऑर्डर आप कर सकते हो। इसी का एक बढ़िया ऑप्शन आया ईट श्योर। आप इसको चलाओ, ये एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप 1 गो में 3-4 रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दो और सभी जगह से ऑर्डर एक जगह पर आके आपके पास डिलीवर हो जाएगा, एक ही पैकिंग में। ये नहीं कि अलग अलग पैकिंग आएगी आपके पास 4, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई मेरा बिरयानी खाने का मन है, किसी का रैप खाने का मन है, किसी का रोल खाने का मन है, जिसको जो करना है करो, एक ही ऑर्डर में एक ही जगह पर आएगा और सबसे बढ़िया डील है इनके पास। अब देखा जाए तो डिलीवरी में ऐसा नहीं कि बहरूज का, या फिर अगर आपका एक आता है बिरयानी बाय ब्लूज, बिरयानी ब्लूज का अगर आपने देखा हो, ये लोगो देखा होगा इस तरह का, तो इनका अपना खुद का नहीं है प्लेटफॉर्म या वेबसाइट, सब कुछ है, लेकिन ये सब ईट श्योर पर पहुंच गए, सारा कुछ वहीं मिल जाता है आज के दिन। बहरूज इसका भी अपना काफ़ी मिल जाएगा आपको, इसका भी अपना डेडिकेटेड ऐप आता है। अवन स्टोरी इसका भी अपना मोबाइल ऐप आता है। इनका पिज़्ज़ा डोमिनोज से बेहतर है, कभी एक्सपीरियंस करके देखना, ठीक है। तो ये फासोस हो गया जो कि रैप के अंदर ज़्यादा फेमस है। तो ये सारे बढ़िया बढ़िया इन्होंने चीज़ें पकड़ के सिर्फ खाने में जो पाइनियर है, अब ये इस पर बोले वो नहीं मिलेगा आपको लोकल ढाबे, जैसे जोमेटो में लोकल ढाबा भी लिस्टेड होता है, कई बार फर्जीवाड़ा हो जाता है तो वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ सारे ब्रांड मिलेंगे आपको। तो इस तरह की चीज़ है, हाँ आता है वहाँ से, तो कोई भी अपने आप को लिस्ट कर सकता है उसमें। यहाँ ऐसा नहीं है सिस्टम। तो यहाँ ये नहीं कि कोई भी आया और अपने आप को लिस्ट कर लिया, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ एकदम प्रीमियम चीज़ें मिलेंगी आपको। इनका ऐप एक्सपीरियंस करना, ऑर्डर कस्टमाइज करने का जो इंटरफेस इन्होंने डिज़ाइन किया है, वो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक देखा ही नहीं। एक बार इंस्टॉल करना है इसको, ईट श्योर, नेक्स्ट लेवल यूज़र एक्सपीरियंस इनका। UCD life cycle in mobile, design with mobile consideration, integrate mobile offering with current offering, microtasking, when the user spend time with their device for a short time but frames period of activity. Local, when the user wishes to know what is going on around them. Board, when the user does not have anything better to do and wants to be entertained or diverted. तो आधे से ज़्यादा फ़ोन के ऊपर जो ऑडियंस है वो यही है ना, बोर वाले लोग, क्योंकि वो जाते हैं 1-2 के बाद में इंस्टा या कुछ चल जाएगा अपना, वहाँ पर अपना टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रो टास्किंग करने वाले लोग काफ़ी कम मिलेंगे आप, ठीक है। लोकल, जैसे आपको कोई गूगल पे कोई डाउट हो गया, कोई क्वेरी हो गया, आप पूछ लिया, उसका क्या करोगे, गूगल पे कुछ एंटरटेनमेंट तो है नहीं, आप बंद करके बैठ जाते हो उसके बाद में। तो ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो ये वाली मिलेगी। तो फेसबुक ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, उसने 2008 में इंट्रोड्यूस किया न्यूज़ फीड फीचर। कहीं नहीं जाना, बस स्क्रॉल अप करते जाओ, कोई दुनिया ही ख़त्म नहीं होगी, वैसे चलती रहेगी, इतनी लंबी टाइमलाइन है, डेटा आता जाएगा, किसी पे रुकोगे उससे रिलेटेड और नया डेटा बन के तैयार हो जाएगा, तो कोई एंड नहीं है, है ना।
क्योंकि यूज़र तभी तो एंगेज रहेगा, और जितना एंगेज रहेगा उतने ज़्यादा मैं ऐड दिखाऊंगा, जितने ज़्यादा ऐड होंगे उतने ज़्यादा इंप्रेशन होंगे, जितना ज़्यादा इंप्रेशन होंगे अपनी जेब में पैसा आ रहा है। और हम सोचते हैं भाई इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो जितना तुम देख रहे हो उतना उसको पैसा मिलता है दिखाने का। तो स्क्रीन टाइम हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता उसमें। नेक्स्ट आता है प्रोटोटाइप रिव्यू एंड रिफाइन। क्रिएट प्रोटोटाइप्स इन अर्ली इटरेशन phases and ensure to test them with real user. Ensure that the W3C standards are met by the site. अब W3C क्या था, जो कोडिंग पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दिस इज अ W3C। तो W3C ने कुछ रेगुलेटरी बनाई है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोडिंग होगा आपको तब पढ़ाएंगे, इनको पता भी, जैसे टाइटल जो हम लोग डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो हम लोग लिखते हैं, या हेडिंग हम लोग कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस एंड वर्कफ्लो। So user experience or UX is about the value that the product delivers whenever the user makes contact with it. UX incorporates learning from UCD into the UX design process. Steps involved क्या क्या होंगे, research, analysis, designing, evaluation and implementation. तो UX design process and workflow हम देखेंगे। Case study about IDEO and DePaul healthcare system. So ये क्या है, एक ग्लोबल डिज़ाइन कंपनी दैट हैज़ डिज़ाइन द एप्पल माउस, द पाम हैंडहेल्ड, पोलराइड आईजोन एंड इंस्टेंट कैमरा अमंग अदर्स। इस कंपनी ने ये सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। तो एप्पल का जो माउस था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई, है ना। तो जैसे कि अगेन इसको भी पॉज करना पड़ेगा, तो इसको तो देख ही सकते हैं। तो एप्पल के माउस में क्या है सिस्टम, अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफिक पर क्लिक करते हैं, इनका चार्जिंग पॉइंट नीचे है, ठीक है। अब मान लो, वैसे तो देखो ये ट्रोल हो गए, वैसे होना नहीं था इनको। हुआ क्या कि भाई सीधी सी बात है, मैं माउस चला रहा हूँ, माउस चलाने के टाइम पर मुझे नहीं रहा ध्यान चार्ज करने का, और मेरा माउस हो गया डिस्चार्ज। अब इसके नीचे अगर केबल तुमने चार्जिंग की लगा रखी तो तुम क्या फ़ोन चला पाओगे, नहीं चला सकते, यूजलेस हो गया। और ये अपने इसी डिज़ाइन की वजह से यूएक्स में सबसे ज़्यादा ट्रॉल हुआ कि जो यूएक्स को लेके आए वही चीज़ें खराब बना रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो अब एप्पल है, तो एप्पल ऐसे बेवकूफ़ी करता नहीं है, तो इसके पीछे ना बड़ा स्मार्ट सा सिस्टम था। भाई देखो सीधी सी बात है, एप्पल का जब माउस आपके डिवाइस के साथ पेयर होगा तो उसका परसेंटेज सामने आएगा, खत्म होने वाला होगा तो वो रिमाइंडर भी आपको देगा। अब लापरवाही आपकी कि आपने उसको चार्जिंग पे नहीं लगाया, तो उसमें आप डिज़ाइन का वो कैसे कह सकते हो। तो एप्पल ये कर सकता था कि नीचे ना छुपा के, उसने क्या करा, डिज़ाइन की ब्यूटी दिखाने के लिए भाई कहीं भी कुछ नहीं है, उसने उसको नीचे रखा। अब इसको सीखने के बाद लोगों ने क्या करा, अब मार्केट में रिचार्जेबल माउस मिलने लगे, तो उन्होंने सबने क्या करा, जहाँ हमारा नॉर्मल माउस का वायर होता है वहीं पर टाइप सी पोर्ट लगा दिया। चार्ज करते करते काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन की ब्यूटी थी, इसमें कहीं पर ये होल नहीं देना चाहते थे, बस इसके पीछे का सिस्टम इतना था, लेकिन ये फंस गए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यूएक्स को अगर हम लोग और समझे, जैसे ये माउस के केस में हो गया, तो देखते हो जैसे घर में आपके मिक्सर होते लगे, वॉशरूम में, किचन में, है ना, ठंडा कर, जैसे विंटर का टाइम चल रहा है, तो उसमें आप देखते हो हॉट और कोल्ड वाटर दोनों होते हैं। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर आप किस साइड से डिस्पेंस करते हो? हाँ, राइट से। कौन सा होता है? हॉट होता है। अच्छा, कौन से ब्रांड का मिक्सर है जिसमें राइट से पानी आता है? तुमने बोला राइट से डिस्पेंस करते हो ना, हैंड की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ किस साइड से निकालते हो। जो मिक्सर में दो नोब होते हैं ना, तो लेफ्ट से हॉट वाटर डिस्पेंस करते हो कि राइट से? लेफ्ट से करते हो। लेफ्ट पे क्यों रखा गया है? अब ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सीजनल है, ठीक है। 2 से 3 महीने मैक्सिमम, दिल्ली जैसी जगह तो 1.5-2 महीने चलता है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो जो लेस ड्रिवन है वो लेफ्ट पर है, वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमें कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको राइट हैंड साइड पर पुट किया गया। अब तुम्हें तो ही पता है, तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है। अब मान लो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ गया गाँव देहात से, उसे तो नहीं पता ना, तो उस पर एक मार्किंग की जाती है, जैसे जिधर हॉट वाटर होता है उधर रेड कलर का डॉट लगा होता है, जिधर कोल्ड वाटर होता है उधर ब्लू कलर का डॉट आपने देखा होगा। जनरली जैसे महंगी एक्सेसरीज जैक्वार वगैरह जब आप देखते हो उसमें मिल जाता है देखने के लिए, है ना। लेकिन उसके बाद भी लोगों से गलती हो जाती है, नहीं देखते यार,
नहीं जाता था, है ना। उसके बाद भी प्रॉब्लम सुनी है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास एक ऐसा वाटर फॉसेट है जिसमें राउंड वाला सिस्टम है, एक है जिसमें ग्रिप वाला सिस्टम है, जो देखते कट वाले बने होते हैं। ठीक है, आजकल ना बहुत ट्रेंडिंग है ये इस तरह का एल शेप में जो हमारा होता है। इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट है। पहले क्या चलता है, हमारे कुछ राउंड वाले चला करते थे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर हमें मिल जाए तो। एक्सटेंडर फॉसेट में कहाँ चले गए, वो तो एक्सटेंडर की बात ही नहीं की। इमेजेस, तो देखो एक तो ना नॉर्मल कुछ इस तरह के होते हैं हमारे, ये यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़े अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि मान लो आपने हाथ पे सोप अप्लाई किया हुआ है, तो फिसलने वाला सिस्टम नहीं है। एक आते थे गोल वाले, उसमें सही फोर्स ही नहीं अप्लाई होता, ना सही से खुलता ना सही से बंद होता, सबसे ज़्यादा फेस उसके खराब हुआ करते थे। प्रॉब्लम क्या था, वो यही था कि वो बना तो दिए थे उन्होंने, तब उसमें हल्का हल्का होता भी था फिंगर के लिए, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट वो इफेक्टिव नहीं रहे कभी भी। और आज वो शायद किसी के पुराने अगर पुराना फिटिंग लगाओ तो चल रहे हो, अदरवाइज वो दिखते नहीं है। फिर लोग क्या करते थे, कोई कपड़ा लेके फिर उससे उसको टाइट किया करता था, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये चले, अब ये देखने में एलिगेंट नहीं लगते थे, तो इसकी जगह पर हमारे एल शेप वाले आने लगे। ठीक है, इस तरह के जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसको ऑपरेट करना बड़ा आसान है। इसमें मुझे ये पता है कि अगर मैंने एक बार घुमाया तो फुल ओपन हो गया, ऊपर कर दिया फुल ऑफ हो गया। राउंड वाले में ये नहीं पता कितना टाइट करूँ मैं इसको, उस चक्कर में खराब हो जाता था, लीक हो जाता था। यूएक्स समझ आ रहा है। तो हर जगह डाला हुआ है भाई, कहीं से भी आप डिकोड करके निकाल सकते हो। हाँ होता है ऐसा, होता है। तो सबसे पहले चलते थे वो वाले जो बिल्कुल एकदम पतले होते थे, जिसमें से चिमटी की तरह, बहुत पहले जो चलते थे रेलवे स्टेशन वगैरह में देखने के लिए मिलते थे वो, जो कभी जिसमें यही नहीं पता था कि ऑफ किधर होगा, उसका ऑन ऑफ ही नहीं डिसाइडेड होता था कहीं पर। अब इन्होंने क्या बनाया, एक तो माउस बनाया, एक पाम हैंड हेल्ड, बीच में ना इस तरह की ना डिवाइस चली थी। जैसे आप देखते हो कोरियर पार्टनर जब आपके घर आता है तो उसके पास एक डिवाइस होती है, जो वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम बोल रहा हूँ, स्टाइलर बोलते हैं, उससे उसको चला रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका पोलर आइजोन इंस्टेंट कैमरा है, जो आप देखते हो फोटो खींचते हो, फोटो आपको बाहर आता है तुरंत उसका सुखाते हो, इमेज आपकी रेडी हो जाती है। तो इस तरह की इन्होंने चीज़ें बनाई। दीपॉल हेल्थ केयर सिस्टम वाज इन द मिडल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू पेशेंट केयर मॉडल। अभी हमारे यहाँ नहीं होता, बाहर होता है, लेकिन अब इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है। गवर्नमेंट भी अब यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी है आभा के नाम से, अगर आपने नोटिस किया हो। हाँ हाँ, तो आभा वाला जो कार्ड होता है उसमें क्या होता है, ये हमने बहुत पहले जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था, मैंने गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि बाहर यूएस मॉडल में क्या होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक वो मरता है, वो कहीं भी इलाज कराए बाहर की कंट्री में, क्या होता है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। मान लो कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ इमरजेंसी हो गई, ठीक है, अब एक बंदे को भाई साहब तुरंत ब्लड की जरूरत है, तो पहले इसका ब्लड टेस्ट करने जा रहे हो, 15-20 मिनट गला चढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करें, तो क्या होता है कि उस बंदे की डिटेल्स से 2 मिनट में आप पता लगा लो कि उसको किन किन मेडिसिन से एलर्जी है, प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या करंटली कोई ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है, जो भी डेटा है सारा डॉक्टर के सामने, मतलब डॉक्टर 2 मिनट में पूरा का पूरा पता लगा लेगा वहाँ से और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब हाँ, तो अब ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं जिस लेवल का हमने प्लान किया था। अभी धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा जी आगे आगे। अब फिर क्या आईडीओ टास्क, जैसे रिव्यू एंड डेवलप डिजाइन कॉन्सेप्ट अराउंड द एग्जिस्टिंग पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम, रिसर्च देयर करंट यूज ऑफ स्पेस सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड स्टाफिंग। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि प्रोसेस, अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व, स्कोप द प्रोजेक्ट, लर्न फर्स्ट हैंड अबाउट पीपल एंड कंटेक्स्ट ऑफ यूज, देन सिंथेसाइज, ट्रांसलेटिंग रिसर्च इंसाइट्स इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर डिजाइन, देन थर्ड आता है विजुलाइज,
क्रिएटिंग विजिबल एंड टेंजिबल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोटाइप एंड इवेल्युएट एंड रीडिफाइन या रिफाइन। सो इम्प्रूविंग डिजाइन आइडियाज बाय मेकिंग देम फिजिकल सो यूजर कैन इंटरेक्ट विद देम। देन लास्ट फेज इज इम्प्लीमेंट, सपोर्टिंग रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इश्यूज इन द फर्स्ट डिजाइन। तो ये होता है हमारा प्रॉपर एक प्रोसेस। तो अब आपको यहाँ तक की तीन जो हमने जर्नी देखी है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, उसमें ये तो क्लियर हो गया कि डिज़ाइन इज़ नॉट अ सोल्यूशन डायरेक्टली। डिज़ाइन को चलाएगा कौन, ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस चीज़ को बनाने जा रहे हो उसको ऑलरेडी मार्केट में कितने लोग डिलीवर करके बैठे हुए हैं, तो आप उनसे बेहतर क्या बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक UI UX डिज़ाइनर मार्केट में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही कंसिडर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप अपने आप को भीड़ से अलग करना चाहते हो तो आपको चीज़ों के डिज़ाइन से पहुंचने से पहले उसके ऊपर बहुत सारी हेल लॉट ऑफ रिसर्च के थ्रू जाना पड़ेगा। प्रॉपर आपके पास हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो कि एक UI UX डिज़ाइनर वर्सेस एक ग्राफिक डिज़ाइनर। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बड़ा एक्सीलेंट है, वो जो सारा काम UI डिज़ाइनर कर रहा है स्क्रीन पर, वो सारा काम ग्राफिक डिज़ाइनर भी कर ले रहा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, कॉन्फिडेंस के अंदर। लेट्स से अगर आप दो लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर को बोलता हूँ भाई आपने जो टेम्पलेट में बटन लगाया ना, इसको लेफ्ट कर दो, उससे लगेगा सर ने बोला सही बोला, मैं लेफ्ट कर देता हूँ। बट वहीं पर अगर UI डिज़ाइनर होगा वो मना कर देगा, सर लेफ्ट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं पूछूंगा क्या होगी, तो हो सकता है कॉल टू एक्शन से रिलेटेड हो, या मे बी साइन इन साइन अप से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर उसके तरफ से कुछ इनपुट्स होंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, जो अपने इनपुट्स देते हैं या फिर जो आँख बंद करके जैसा वाला वैसा ना हो, फालतू की टेंशन लो मत, है ना। तो UI डिज़ाइनर कभी भी ऐसे काम नहीं करता। वो जो भी काम करेगा, जो भी चीज़ जहाँ प्लेस करेगा उसका एक पर्पज़ होगा। ग्राफिक डिज़ाइनर जो रख देगा उसको बोलेगा कि नहीं इसको यहाँ नहीं यहाँ लगा दे, वो लगा देगा। अब समझ आया डिफरेंस। तो ये मैंने बिल्कुल बेस लेवल पे आपको समझा दिया। तो UI डिज़ाइनर ऐसी चीज़ें नहीं करता है, ठीक है। वो हर एक चीज़ को एक रिसर्च और वैलिडेशन के साथ अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करता है। समरी बाकी वही रहेगी जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।